बच्चों, हम ब्याज के सिद्धांत पढ़ रहे थे। ब्याज के सिद्धांत के अंतर्गत इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्याज दर का किन्जियन सिद्धांत और ब्याज का तरलता पसंद की सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन J.M. किन्स ने 1936 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, रोजगार, ब्याज व मुद्रा का सामान्य सिद्धांत में किया। किन्स के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। किन्स के अनुसार ब्याज दर पूर्णतः एक मौद्रिक घटना है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री यह मानते थे कि मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम के रूप में ही कार्य करती है और एक निष्क्रिय वस्तु है, लेकिन किन्स के अनुसार मुद्रा विनिमय माध्यम के साथ साथ मूल्य संचय का कार्य भी करती है। मुद्रा में तरलता का गुण होने के कारण व्यक्ति मुद्रा का संचय करना चाहता है। व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति को मुद्रा उधार देता है तो उसे तरलता का त्याग करना पड़ता है। इसी त्याग के बदले में व्यक्ति को जो पुरस्कार दिया जाता है वही ब्याज कहलाता है। तो किन्स के अनुसार तरलता को त्यागने का पुरस्कार ही ब्याज है। तरलता पसंद की क्या है? मनुष्य की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह अपनी आय को ऐसे रूप में रखना चाहता है जिसे वह अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे प्रयोग कर सके, और जो मुद्रा है वह सबसे तरल है। मुद्रा से किसी भी समय में कोई भी वस्तु खरीदी जा सकती है। मनुष्य के स्वभाव की इसी प्रवृत्ति को किन्स ने तरलता पसंद की कहा है, और किन्स की यह मान्यता है कि तरलता पसंद की ही मुद्रा की मांग है। तो इस प्रकार किन्स के अनुसार ब्याज एक मौद्रिक घटना है और तरलता को त्यागने का पुरस्कार ही ब्याज है, अकॉर्डिंग टू किन्स। अब ब्याज की दर का निर्धारण वहां होगा जहां पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो। पहले हम पढ़ेंगे मुद्रा की मांग। किन्स के अनुसार मुद्रा की मांग से तात्पर्य मुद्रा की उस राशि से है जो लोग अपने पास नगद या तरल रूप में रखना चाहते हैं। किन्स ने मुद्रा को तरल रूप में रखने के लिए 3 उद्देश्य बताए हैं कि जो व्यक्ति हैं वो 3 उद्देश्यों के लिए मुद्रा अपने पास में रखता है। पहला है लेन देन का उद्देश्य, दूसरा है सतर्कता का उद्देश्य और तीसरा है सट्टा उद्देश्य। इसमें पहला है लेन देन का उद्देश्य। प्रत्येक व्यक्ति उसको इनकम तो या तो महीने में प्राप्त होती है या 15 दिन से, लेकिन उसको अपने डेली रूटीन के कार्य के लिए उसको भुगतान करना पड़ता है, जिसके लिए वह अपने पास नगद या तरल रूप में मुद्रा रखना चाहता है। तो पहला है लेन देन के उद्देश्य से, क्योंकि व्यक्ति को इनकम एक निश्चित अवधि पर मिलती है, जबकि उसको अपने लेन देन दैनिक लेन देन का भुगतान करना पड़ता है, इसलिए व्यक्ति अपने पास में मुद्रा रखना चाहता है। दूसरा है सतर्कता का उद्देश्य। प्रत्येक व्यक्ति अप्रत्याशित घटनाओं, भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं, जैसे मान लो बेकारी, बीमारी, दुर्घटना, हड़ताल, इन सभी के द्वारा उसको संकट का सामना करना पड़ सकता है। उस संकट के सामना करने के लिए वह अपने पास मुद्रा की कुछ मात्रा नगद में रखते हैं ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटनाओं से बचा जा सके। तो लेन देन का उद्देश्य और सतर्कता का उद्देश्य, इन दोनों उद्देश्यों का ब्याज की दर से कोई संबंध नहीं है। ये दोनों ब्याज की दर से प्रभावित नहीं होती है और ये दोनों ही आय से प्रभावित होती है। किन्स का मानना था कि लेन देन का उद्देश्य और सतर्कता का उद्देश्य दोनों के अंतर्गत होने वाली मुद्रा की मांग आय पर निर्भर करती है।
यदि हम दोनों उद्देश्यों के लिए जो मुद्रा की मांग है उसको L1 से बताएं, L1 का मतलब है लेन देन का उद्देश्य और सतर्कता का उद्देश्य, तो इसको हम फंक्शनल रूप में से लिख सकते हैं L1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। यहाँ L1 का मतलब है लेन देन का उद्देश्य और सतर्कता का उद्देश्य, दोनों का इसमें मतलब है। इसका I से संबंध है, ब्याज की दर से कोई संबंध नहीं है। फिर है सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। व्यक्ति सट्टे से लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य भी अपने पास में मुद्रा नगद रूप में रखना चाहता है। सट्टे का मतलब है कि ब्याज की दर में अनिश्चितताओं के कारण वह लाभ उठाना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति सट्टा उद्देश्य के अंतर्गत नगद मुद्रा की मांग इसलिए करता है कि जिससे वह उसको बॉन्ड, प्रतिभूतियों आदि की कीमतों में होने वाले परिवर्तन से उसको लाभ प्राप्त हो सके, क्योंकि बॉन्ड की कीमत और ब्याज की दर में विपरीत संबंध पाया जाता है। बॉन्ड की ब्याज की दर अगर कम होगी तो बॉन्ड की कीमत ज़्यादा होगी। जब बॉन्ड की कीमत ज़्यादा होगी तो ऐसे में व्यक्ति बॉन्ड बेच देगा और अपने पास में मुद्रा रखेगा। अगर ब्याज की दर ज़्यादा है तो बॉन्ड की कीमत कम होगी। बॉन्ड की कीमत कम होने से उस वक्त वह बॉन्ड को खरीद लेगा, ताकि भविष्य में अगर ब्याज की दर कम होती है तो बॉन्ड की कीमत बढ़ेगी। बॉन्ड की कीमत बढ़ने पर वो उसको बेच के इसमें जो होने वाले परिवर्तन है उससे उसको लाभ प्राप्त हो सके। सट्टा उद्देश्य की मुद्रा की मांग ब्याज की दर पर निर्भर करती है और इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। अगर हम सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग को L2 से बता दें तो फलनात्मक रूप से इसको हम L2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ R, अर्थात मुद्रा की सट्टा मांग ब्याज दर का फलन है। पहले हमने बताया था L1 का मतलब था लेन देन का उद्देश्य और सतर्कता का उद्देश्य, जो कि उनका I से संबंध था, और यहाँ पर L2 का मतलब है सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग जिसका ब्याज की दर से संबंध है। इस प्रकार मुद्रा की कुल मांग L बराबर L1 प्लस L2। L1 का मतलब है लेन देन और सतर्कता उद्देश्य, प्लस L2 का मतलब है सट्टा उद्देश्य के लिए। तो इस प्रकार यह मुद्रा की कुल मांग है। किन्स की मान्यता थी कि अल्पकाल में आय के स्थिर होने के कारण लेन देन और सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग ब्याज दर से प्रभावित नहीं होती, लेकिन सट्टा मांग ब्याज दर से प्रभावित होती है। अब है मांग वक्र। किन्स के अनुसार मांग वक्र ब्याज की दर तथा मुद्रा की मांग के द्वारा निर्धारित होता है। सामने आपको डायग्राम दिख रहा है। ओ वाई एक्स पे ब्याज की दर ली गई है और ओ एक्स पे मुद्रा की मांग ली गई। यहाँ मुद्रा की कुल मांग है जो कि ओ वाई अक्ष से शुरू नहीं होकर थोड़ा सा आगे से ये शुरू होता है और नीचे की ओर जा रहा है, तो दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। इसको तरलता जाल वक्र, ये नीचे आके बी और सी जो है वो तरलता जाल की स्थिति है, लिक्विडिटी ट्रैप। तरलता जाल का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति ये सोचता है कि इससे आगे R0 ब्याज की दर है, इससे आगे ब्याज की दर कम नहीं होगी, मतलब आने वाले दिनों में ब्याज की दर बढ़ेगी, तो ये न्यूनतम ब्याज की दर हो गई। इस न्यूनतम ब्याज की दर पर, क्योंकि न्यूनतम ब्याज की दर है तो बॉन्ड की कीमतें क्या होगी, मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी। तो जब न्यूनतम ब्याज की दर है तो व्यक्ति इस कंडीशन में बॉन्ड की कीमतें सबसे अधिकतम है तो वह बॉन्डों को बेच देगा और अपने पास में असीमित मात्रा में मुद्रा रखना चाहता है। तो ये स्थिति क्या कहलाती है, तरलता जाल की स्थिति कहलाती है। और इस R0 ब्याज की दर पर जो तरलता पसंद की वक्र है वह पूर्णतया लोचदार हो जाता है। तो ये था मुद्रा का मांग वक्र। अब है मुद्रा का पूर्ति। सिक्के, कागज मुद्रा तथा बैंक साख मिलकर मुद्रा की कुल पूर्ति का निर्माण करते हैं। बैंकों द्वारा साख संबंधी नीति का मुद्रा की पूर्ति से सीधा संबंध है। किन्स के अनुसार मुद्रा की पूर्ति का अर्थ किसी समय विशेष में प्राप्त मुद्रा की कुल मात्रा से है, जिसमें वास्तविक वैधानिक मुद्रा तथा साख मुद्रा दोनों को सम्मिलित किया जाता है। अगर मुद्रा की कुल मात्रा को हम M से बताएं
और वैधानिक मुद्रा को M1 तथा साख मुद्रा की कुल मात्रा को M2 बताएं, तो यहाँ पर मुद्रा की कुल पूर्ति होगी M बराबर M1 प्लस M2। यहाँ M1 का मतलब है वैधानिक मुद्रा और M2 का मतलब है साख मुद्रा। इन दोनों का योग मुद्रा की कुल पूर्ति M कहलाता है। मुद्रा की मात्रा का निर्धारण मुद्रा अधिकारी के द्वारा होता है और उस पर ब्याज दर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ डायग्राम दिख रहा है आपको, SM जो कि मुद्रा का पूर्ति वक्र है, OY एक्स पे ब्याज की दर है और O एक्स पे मुद्रा की पूर्ति है। इसका ब्याज की दर से कोई संबंध नहीं है और अल्पकाल में ये प्राय स्थिर रहती है, तो इसलिए ये जो वक्र है वो वर्टिकल है। अब है ब्याज की दर का निर्धारण। हमने मुद्रा की मांग पढ़ी, मुद्रा की पूर्ति पढ़ी, दोनों वक्र पढ़े। अब है ब्याज दर का निर्धारण। तो किन्स के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण वहां होगा जहां पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटेंगे वहां पर ब्याज की दर का निर्धारण होगा। डायग्राम में आपको दिख रहा है LP जो है वो मुद्रा का मांग वक्र है और SM जो है मुद्रा का पूर्ति वक्र है। दोनों एक दूसरे को E बिंदु पर काट रहे हैं जहां पर ब्याज की दर OR2 का निर्धारण हो रहा है। अगर ब्याज की दर बढ़कर O3 हो जाती है तो यहां पर मुद्रा की पूर्ति ज्यादा है, मुद्रा की मांग कम है। जब मुद्रा की पूर्ति ज्यादा होगी तो इससे ब्याज की दर में कमी होगी और वापस संतुलन में R2 पे आ जाएगी। अगर ब्याज की दर कम है, OR1 है, तो यहाँ पर मुद्रा की मांग ज़्यादा है, मुद्रा की पूर्ति कम है। मुद्रा की मांग ज़्यादा होने से ब्याज की दर में वृद्धि होगी और वापस ब्याज की दर बढ़ के OR2 जो कि मुद्रा का मांग वक्र पूर्ति वक्र एक दूसरे को E बिंदु पे काट रहे हैं वहाँ पर संतुलन में पहुँच जाएगी। तो यह किन्स का ब्याज का सिद्धांत था जिसमें ब्याज की दर का निर्धारण मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है। जहाँ पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है वहाँ पर ब्याज की दर का निर्धारण होता है। अब है कि इस सिद्धांत की आलोचनाएं। पहली है पूंजी की उत्पादकता की उपेक्षा। मुद्रा की मांग केवल मुद्रा को नगद रूप में रखने के लिए नहीं की जाती बल्कि उत्पादक पूंजी की मांग उत्पादन कार्य में निवेश करने के लिए भी करते हैं क्योंकि पूंजी में उत्पादकता होती है। इस सिद्धांत ने पूंजी की उत्पादकता के ऊपर कोई विचार नहीं किया। दूसरा है मौद्रिक तत्वों पर ध्यान लेकिन वास्तविक तत्वों की उपेक्षा। यह सिद्धांत मौद्रिक तत्वों पर अधिक ध्यान देता है और वास्तविक तत्वों जैसे उत्पादकता, मितव्ययिता आदि के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। एक पक्षी सिद्धांत। यह सिद्धांत केवल तरलता पसंद की अर्थात मांग पक्ष पर ही ध्यान देता है और पूर्ति पक्ष पर इसने कोई बल नहीं दिया। फिर है अल्पकालीन सिद्धांत। किन्स का सिद्धांत ब्याज निर्धारण की अल्पकालीन व्याख्या करता है जब और तथा दीर्घकालीन पर यह कोई प्रकाश नहीं डालता। फिर है पूंजी व बचत में अंतर नहीं। किन्स ने पूंजी व बचत में कोई अंतर नहीं किया जबकि इनमें पर्याप्त अंतर होता है। बचत का केवल वही भाग पूंजी कहलाता है जो अधिक धन उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर है सीमित क्षेत्र। किन्स का सिद्धांत केवल मौद्रिक अर्थव्यवस्था में ब्याज दर निर्धारण का विश्लेषण करता है लेकिन यह उन अर्थव्यवस्था में ब्याज दर निर्धारण का कोई विकल्प नहीं देता जिसमें वस्तु विनिमय व्यवस्था हो। फिर है ऋण और ऋणदाता को अलग अलग मानना। किन्स के सिद्धांत में ऋण और ऋणदाता को अलग अलग माना गया है लेकिन व्यक्ति कभी कभी पूंजी का प्रयोग स्वयं अपने व्यवसाय में भी करता है और उससे प्राप्त होने वाले भाग में ब्याज भी शामिल होता है। किन्स ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ऋणी व ऋणदाता एक ही व्यक्ति भी हो सकता है। फिर है सिद्धांत में ब्याज की दर अनिर्धारणीय। सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर को ज्ञात करने के लिए हमें सट्टा उद्देश्य की संतुष्टि हेतु मुद्रा की पूर्ति ज्ञात होनी चाहिए और मुद्रा की पूर्ति ज्ञात करने के लिए पहले हमें ब्याज की दर ज्ञात होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये सिद्धांत अनिर्धारणीय है। लेकिन इन आलोचनाओं के बाद भी यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि यह सिद्धांत
प्रतिष्ठ सिद्धांत की तुलना में अधिक श्रेष्ठ, यथार्थ एवं तर्कपूर्ण